पीएम मोदी ने रूस से कौन सा नया हथियार मंगाया, चीन में बैठकर भारत ने पाकिस्तान को ठोकने का कैसे नया प्लान बनाया, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। डंके की चोट पर पीएम मोदी का वो एक्शन कि पाकिस्तान घबराया है और साथ में ट्रंप को भी निपटा दिया गया है। हाफिज सईद मसूद अजहर के सामने घुटनों पर आए पाकिस्तान ने कौन सा नया ब्लंडर कर दिया है, सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। इस वक्त नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंडी गठबंधन ने पूरा जोर तो लगाया हुआ है और उनके दिमाग में बिहार का इलेक्शन घूम रहा है, इसलिए कभी वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, कभी संविधान को लेकर संघ के बयान पर बवाल मचा रहे हैं, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन सके। लेकिन मोदी इन सब में नहीं पड़ रहे क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। नरेंद्र मोदी अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं और यह तैयारी है उस पाकिस्तान के खिलाफ जो अब अमेरिका की गोद में भी खेल रहा है और चीन की गोद में भी खेल रहा है। अमेरिका और चीन की गोद में बैठकर पाकिस्तान को लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के नए भारत से बच जाएगा, लेकिन बॉस ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तैयारी की हुई है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को एक साथ निपटाने और पाकिस्तान को फिर से फोड़ने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। भारत ने रूस से बात कर ली है। रूस भारत को जल्दी ही S-400 की बाकी बची 2 यूनिट भी देने वाला है। यह वही S-400 है जो भारत का सुदर्शन चक्र है और जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिसाइलें तबाह कर दी। इसके साथ ही भारत अब रूस से लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेड वर्जन भी ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई 30 MKI से ही ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए गए थे। यानी भारत बहुत जल्दी में है अपने हथियारों की खेप को बढ़ाने के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च होना है? भारत को ऐसे और हथियार मिलने वाले हैं जिनका खौफ पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर चीन की धरती से आई है। चीन में बैठकर ही भारत ने रूस से S-400, सुखोई और बाकी हथियार देने पर बात की है। रूस से ताजा बातचीत में भारत और कौन कौन से हथियार ले रहा है, चीन में भारत और रूस की दोस्ती को देखकर कैसे जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई होगी, यह सब आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही ट्रंप का चैप्टर भी खोलूंगा, कैसे हाल के कुछ दिनों में दूसरी बेइज्जती हुई है उनकी और कौन सा लश्कर का नया आतंकी मारा गया है, यह भी आपको दिखाऊंगा। पहले मोदी के नए खेल ने कैसे ट्रंप और चीन दोनों को झटका दिया है। भारत ने आज एक ऐसा काम कर दिया जिससे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों एक साथ निपटेंगे। भारत ने नए हथियार मंगवाने के लिए रूस से बात कर ली है। रूस के हथियारों का नाम सुनकर ही पाकिस्तान और चीन कांप जाते हैं क्योंकि भारत ने रूसी हथियारों और अपने मेड इन इंडिया हथियारों से मिलकर पाकिस्तान को फोड़ा था और चीन के हथियारों को कबाड़ साबित कर दिया था। जब रूस से भारत नए हथियार लेगा तो चीन और पाकिस्तान दोनों निपट जाएंगे। बचे डोनाल्ड ट्रंप और उनका अमेरिका, जो फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच करवा रहे थे। उनको भी भारत ने तगड़ा मैसेज दे दिया कि अमेरिका अपने हथियार अपने पास ही रख सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत रूस से हथियारों की डील करने वाला है। आज चीन में SCO मीटिंग के इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी पर जोर दिया। सूत्रों का दावा है कि रूस ने भारत को S-400 की टाइम पर डिलीवरी का भरोसा दिया है। रूस अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा है, जिसकी वजह से रूस से भारत को हथियार सप्लाई में दिक्कतें आ रही, लेकिन रूस ने भरोसा दिया है भारत को कि वो जल्द S-400 की बाकी बची 2 यूनिट भी दे देगा, कोई देरी नहीं करेगा। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की डील की थी। भारत को साल 2023 के अंत तक S-400 की 5 स्क्वाड्रन मिल जानी थी, लेकिन अभी 3 मिली। सूत्रों के मुताबिक रूस S-400 की चौथी खेप साल 2026 में और 5वीं खेप साल 2027 में देगा। अभी S-400 की 3 यूनिट चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है। 2 और यूनिट मिलने से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती मिल जाएगी। दरअसल S-400 की एक यूनिट में क्या क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में क्या क्या शामिल होता है, आपको यह भी बताता हूं। S-400 के हर एक स्क्वाड्रन में 2 मिसाइल बैटरियां होती हैं, जिनमें 128 मिसाइलें शामिल होती हैं। ये मिसाइलें हवा में ही दुश्मन के बॉम्बर्स, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें 120, 200, 250 और 380 किलोमीटर तक मार करने की में सक्षम है। हर स्क्वाड्रन में लंबी दूरी का रडार सिस्टम और हर मौसम में चलने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं। S-400 के अलावा भारत ने रूस से सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेड वर्जन की सप्लाई पर भी आज बात कर ली। वायुसेना के पास अभी करीब 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। भारत इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने पर जोर दे रहा है, जिसमें नया रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेशन शामिल। पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए आधुनिक सुखोई 30 MKI बहुत जरूरी है। सुखोई
30 MKI भारतीय वायुसेना का शक्तिशाली और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। पिछले साल ही भारत ने सुखोई को सुपर सुखोई बनाने की योजना शुरू की। इस योजना पर मोदी सरकार 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें 84 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर सुपर सुखोई बनाने पर काम हो रहा है। भारत और रूस की बातचीत में S-400 और सुखोई के अलावा बाकी हथियारों पर भी बात हुई। बैठक में भारत ने एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन को लेकर बड़ी सहमति बनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली इस बड़ी बैठक को रक्षा मंत्रालय ने हाल के समय की सबसे अहम द्विपक्षीय बैठक बताया। बैठक में मिलिट्री हार्डवेयर के सप्लाई में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। रूस की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की गई। इधर भारत पाकिस्तान को फोड़ने के लिए हथियारों की डील पे डील कर रहा है। उधर पाकिस्तान में आतंकी इसी डर में जी रहे हैं कि पता नहीं भारत कब हमला कर दे। दूसरों को खौफ में डालने वाले आतंकी खुद पाकिस्तान में सुरक्षित फील नहीं कर रहे। आज ही पाकिस्तान में एक और आतंकी को टपका दिया गया है। फिर से किसी अज्ञात हमलावर ने लश्कर के आतंकी को टपका दिया। इस आतंकी का नाम शौकत है। इसके बारे में दावा है कि यह लश्कर तैयबा का फाउंडर मेंबर था। शौकत लश्कर के एक और फाउंडर मेंबर अब्दुल रहमान मक्की का सबसे करीबी था। शौकत मुरीद के आतंकी कैंप में घोड़ों की देखभाल करता था और आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। फिर से एक आतंकी को निपटाकर अब पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दे दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दम पर फूलकर फिर से अपनी आतंकी फैक्ट्री को चलाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका और चीन उसके साथ हैं और इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलती करे और इस बार फिर ठोकेंगे पहले से भी तगड़ा, और पाकिस्तान सीधा कब्र में नजर आएगा। और पाकिस्तान मौका देगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना और ISI एक बार फिर से POK में आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर के स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले हैं। लेकिन आतंकियों को भारत के हमले का डर सता रहा है, इसलिए पाकिस्तान की सेना अब आतंकियों को भरोसा दे रही है कि उनके लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बनाए जाएंगे ताकि भारतीय एजेंसीज के सर्विलांस से बचा जा सके। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भरोसा दे रही है कि उनके कैंप को खुद पाकिस्तान की सेना गार्ड करेगी। भाई आतंकी घबराए हैं कि कभी भी कोई मार देगा तब, तो कह रहे हैं अरे हम बचाएंगे ना यार। एक कैंप में 200 से ज्यादा आतंकियों की ट्रेनिंग या उनके रुकने का इंतजाम नहीं होगा, ताकि अगर भारत का हमला हो तो एक साथ 200 से ज्यादा आतंकी न टपक जाए। डरे हुए आतंकियों को फिर से ट्रेनिंग कैंप में लाने के लिए बहावलपुर में कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना और ISI ने आतंकियों के साथ बाकायदा एक मीटिंग की, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर से जुड़े करीब 200 से ज्यादा आतंकी और कमांडर शामिल हुए। यानी ये मान के चलिए कि पाकिस्तान बहुत दिन नहीं लगाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने का मौका देगा। और इसीलिए चीन में बैठकर रक्षा मंत्री ने रूस से डील कर ली है कि भाई जल्दी, जितना जल्दी हो सके दो माल, क्योंकि ये तो जल्दी सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, तो इसको फिर मारना है। पाकिस्तान अपने आतंकियों को फिर से एक्टिव इसलिए भी कर रहा है क्योंकि मुनीर फंस गया है। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप के साथ लंच तो कर आया मुनीर, लेकिन डील क्या करके आए हो, बताओगे नहीं क्या? आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के सांसद संसद में खड़े होकर मजाक बना रहे हैं कि हमेशा तो प्राइम मिनिस्टर जाता था, इस बार यही उठ के चल दिया मुनीर। चलो तुम ही चले गए, लेकिन आके बताओ तो कि क्या बात करके आए हो। कुछ खिलाया भी ट्रंप ने या खाली ऑर्डर दिया था, ये लिख लो, ये कर देना, ये लिख लो, ये करेंगे, सुन लो, ये करेंगे। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर तो अमेरिका में जाकर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश कर आया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भी ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन ट्रंप ने ईरान पर बम गिरा दिया था। इसी को लेकर अब पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ पर भी सवाल उठ रहा है। यानी पाकिस्तान के सांसद इस बात को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना को एक्सपोज कर रहे हैं कि तुम तो मुसलमानों के साथ भी नहीं हो यार। ईरान के मुसलमानों के खून से हाथ सने हैं अमेरिका के, वहां फिलिस्तीन में मुसलमानों के खून से हाथ सने हैं अमेरिका के, और तुम वहां ट्रंप को कह रहे हो कि इसको जो है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए। यही है पाकिस्तान की सच्चाई। और इधर चीन में बैठकर भारत ने रूस से बड़ी डील की। उधर भारत ने चीन को भी अच्छे से समझा दिया कि पाकिस्तान के चक्कर में ना पड़ो भाई। SCO की मीटिंग के इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन को आगाह करते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि द्विपक्षीय रिश्तों में नई मुश्किलें खड़ी करने से बचना चाहिए। भारत की चीन को यह सलाह पाकिस्तान को लेकर थी। भारत ने चीन को समझा दिया कि कह देने से कोई अच्छा पड़ोसी नहीं होता, उसके लिए अच्छा माहौल भी बनाना पड़ता है। राजनाथ सिंह ने चीन के सामने ही पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम हमले का नाम लिया और चीन को बताया कि पाकिस्तान के जिस बर्बर हमले पर वो मुंह चुरा रहा है, उसमें निर्दोष लोगों की जान गई थी। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को यह भी बता दिया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया।
यानी चीन के सामने ही भारत उसे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुना रहा था और शायद चीन को थोड़ी अकल आए ये उम्मीद कर रहा था। भारत की तरफ से चीन को यह भी समझा दिया गया है कि इस सीमा विवाद में बेवजह न उलझे और ऐसे मसलों को तरीके से सुलझाए, और इसके लिए भारत की तरफ से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया गया। पहले 2024 की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, सीमा पर तनाव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, फिर सीमा को निर्धारित करने के लिए बातचीत की जाए ताकि हमेशा के लिए बॉर्डर विवाद का निपटारा हो सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्राउंड पर एक्शन लेना होगा, जो अविश्वास पैदा हुआ है उसे कम करना होगा। भारत और चीन दोनों तरफ से एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। चीन के रुख से यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धुलाई देखकर वो ये समझ गया है कि भारत से सीधे टक्कर लेने में फायदा नहीं है बॉस। मोदी ने चीन को टाइट तो किया ही, फिर ट्रंप का भी नंबर आया, जो भारत पाकिस्तान के मामले में बड़े उछल रहे थे। लेकिन पहली बात तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के मुंह पर ही कह दी थी कि अपने काम से काम रखो, फोन पे बोला था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप जिस तरह से अमेरिका का कबाड़ा करते जा रहे हैं उसमें उन्हें खुद को बचाने के लिए मोदी का ही सहारा लेना होगा। आप देखिए कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका का क्या हाल हो गया है। अमेरिका की जीडीपी में इस साल जनवरी से मार्च तिमाही में 0.5% की गिरावट दर्ज हो गई है, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जबकि अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.4% की दर से बढ़ रही थी। भाई ट्रंप के आने के बाद गिर गई अर्थव्यवस्था अमेरिका में। ट्रंप ने जनवरी में ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और आते ही पूरी दुनिया से टैरिफ वॉर छेड़ दिया, जिसमें अब अमेरिका खुद फंस गया है। ट्रंप के आने के बाद अनुमान था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.2% तक गिरेगी, लेकिन यह तो 0.5% गिर गई भाई, जिसकी वजह ट्रंप की टैरिफ नीति को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण इंपोर्ट में होने वाली भारी बढ़ोतरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ शुल्क बढ़ाने की आशंका के चलते अमेरिकी कंपनियों ने भारी मात्रा में विदेशी सामान ऑलरेडी खरीद लिया और इससे अमेरिका की जीडीपी सिकुड़ गई। ट्रंप के फैलाए टैरिफ वाले रायते से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। अब ट्रंप के सामने यह चैलेंज है कि भूल को सुधारे कैसे। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अचानक चीन से डील होने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या डील हुई इसकी डिटेल नहीं दी। उधर चीन ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। चीन से डील के साथ ही ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो भारत के साथ भी बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। यानी ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो हाल होता जा रहा है उसमें पहले से ही बोल दो कि मैं ये डील कर रहा हूं, वो डील कर रहा हूं, ताकि पब्लिक का गुस्सा ना झेलना पड़े। साथ ही उनको यह भी समझ में आ गया कि भारत के साथ डील किए बिना वो इससे निकल नहीं सकते। सुनिए एक बार। China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. ट्रंप भारत से डील करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भारत ज्यादा भाव दे नहीं रहा। खबरें यह हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत है वो अटक गई है। दरअसल ऑटो कंपोनेंट, स्टील और कृषि से जुड़े उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर मतभेद की बातें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से कहा गया है कि वो डील करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ भी डील नहीं कर लेगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो जितना अमेरिकी प्रोडक्ट पर जहां छूट दे सकता था वो ऑलरेडी दे दिया है। अब फैसला यूएस को करना है। अगर 9 जुलाई के बाद अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगा देगा तो भारत को लग रहा है कि वो इसके इंपैक्ट को झेल लेगा। यानी भारत ने अमेरिका को समझा दिया है कि भारत के हितों से समझौता करके डील नहीं होगी। जितना हम कर सकते हैं कर दिया, चलता है तो बताओ, नहीं तो चलते बनो। कृषि और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां भारत को अपने घरेलू मार्केट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। भारत के स्ट्रांग स्टैंड से एक बार फिर ट्रंप की झूठ की पोल खुल गई, क्योंकि पहले ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि भारत ने नो टैरिफ एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया है, यानी अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ लगेगा ही नहीं। इधर भारत डील पर अपने स्टैंड पर अड़ग है, उधर ट्रंप यही माहौल बना रहे कि भारत से तो बड़ी डील होने वाली है। ट्रंप भी ये बात जानते हैं कि भारत कितना बड़ा मार्केट है और वो युद्ध और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच में फंसे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास होगा कि भारत ही वो देश है जो जियोपॉलिटिकली ट्रेड के लिए उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। ट्रंप को यह भी पता होगा कि इकोनॉमी सुधारने के लिए वो दुनिया में ना तो चीन के पास जा सकते हैं ना रूस के पास जा सकते। ट्रंप के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। ऐसे हालात में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रंप को भारत से ही उम्मीद होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी काम का है नहीं। वो तो खुद कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा कि सब कुछ इसमें डाल देते, आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। आप देखिए कि अभी भारत और अमेरिका के बीच कुल बायलैटरल ट्रेड 11,28,000 करोड़ रुपए का है,
साल 2030 तक दोनों देशों का टारगेट इसे करीब 4 गुना बढ़ाकर 42,74,000 करोड़ रुपए करने का है। अगर बायलैटरल ट्रेड डील हो जाती है तो इससे भी कहीं गुना ज्यादा फायदा अमेरिका को पहुंच सकता है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी जो ट्रेड की वजह से गिर रही है वो वापस पटरी पर आ सकती है। और इसलिए ट्रंप को पता है कि उन्हें मोदी की जरूरत है। मोदी को उतनी जरूरत नहीं है, भारत को उतनी जरूरत नहीं है जितनी ट्रंप को भारत की जरूरत है। इनफैक्ट दुनिया को भारत की जरूरत है। ट्रंप को पीएम मोदी से उम्मीद इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने इजरायल ईरान युद्ध में कूदकर कबाड़ा कर लिया। ईरान पर पहले बम गिराए, अब पैसे देने पड़ रहे हैं। उधर इजरायल का जो नुकसान हुआ उसे अमेरिका का ही नुकसान समझो, क्योंकि उसे अमेरिका ही पूरा सपोर्ट करता है। अब कहा जा रहा है, आप देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान को पैसा देगा अमेरिका। ईरान को पैसा देगा कौन? अमेरिका। भाई पहले फोड़ रहे थे, अब तुम कह रहे हो हम पैसा देंगे। क्या ही हिसाब है? और कितना पैसा देगा? 2,57,000 करोड़ रुपए। सोचिए बॉस, इतना पैसा देगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अपनी अर्थव्यवस्था अमेरिका से संभल नहीं रही। ईरान युद्ध में इजरायल का खर्चा जो है वो करीब 42,745 करोड़ रुपए 12 दिन के युद्ध का बैठा है। गाजा युद्ध में इजरायल का खर्चा 34 लाख करोड़ रुपए है करीब 2 साल में। यह सारा पैसा अमेरिका की जेब से जाना है। अमेरिका ऐसे ही खर्चा करता रहेगा तो एक ना एक दिन हालात खराब हो जाएंगे। ऊपर से ट्रंप की पॉलिसी है जो अमेरिका को और बर्बाद कर रही है। मेडिकल कॉलेज के बाद आप सोचिए, इस पर आऊंगा आगे, बंगाल की बात करूंगा, लेकिन आप सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि ट्रंप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं, महंगाई को कंट्रोल में रखा है, तो दुनिया को हैरानी होती है कि यार भारत कैसे कर रहा है, हमसे नहीं हो रहा। यही तो कमाल है। भव्य दिव्य अलौकिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का चैप्टर खोल रहा हूं। ऐसी ऐसी तस्वीरें लाया हूं कि देखकर मन खिल जाएगा। जगन्नाथ धाम के अलौकिक चमत्कार का वो चैप्टर भी जो खोलूंगा, हर सनातनी को जरूर देखना चाहिए। एक मुसलमान जिसके लिए हर बार क्यों रुकती है जगन्नाथ रथ यात्रा, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब इसका चैप्टर। ओडिशा के पुरी में आज आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि शहर की गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जय जगन्नाथ के जयकारे आसमान में गूंज रहे थे। मौका है सनातनी आस्था से जुड़ी सबसे बड़ी रथ यात्रा। पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर अपने मूल निवास गुंडीचा मंदिर के लिए निकले, जो जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सनातन के सबसे बड़े 4 धामों में एक है। और आज जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा जगन्नाथ धाम के सिंह द्वार पर खड़े 3 अलग अलग रथों पर सवार हुए, तो वहां मौजूद लाखों श्रद्धालुओं में उनके रथों को खींचने की होड़ लग गई। आज पाठशाला में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें दिखाऊंगा। साथ ही जगन्नाथ धाम के अलौकिक चमत्कार और रहस्यों की भी बात होगी। एक मुसलमान के लिए हर बार हर साल रथ यात्रा क्यों रुकती है, क्या होता है, उसकी कहानी क्या है, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले इस भव्य रथ यात्रा की एक झलक देखिए। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे सभी अनुष्ठान और विधि विधान पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया। इसके बाद सुभद्रा जी का और जगन्नाथ जी के रथ खींचे गए। पहले दिन कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद रथ यात्रा आज के लिए रुक गई। रथ यात्रा अब अगले दिन शुरू होगी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते। यह रथ यात्रा कल भगवान जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा में रहेंगे, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर में वापस लौट आएंगे।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की झलक पाने और रथों को खींचने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पुरी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि किसी ने उस रस्सी को भी छू लिया जिससे आप रथ को खींच रहे हैं तो मतलब आपका जीवन धन्य हो गया। पुरी में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि सड़क तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। भाई आप देखिए ना, सड़क दिख ही नहीं रही है। उमस भरी गर्मी में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उन पर पानी की बौछार की जा रही है। देखिए, पानी का लगातार छिड़काव चल रहा है, क्योंकि भयंकर उमस वाली गर्मी है। उससे गर्मी से श्रद्धालुओं को फर्क पड़ा नहीं, सब आए हैं। आस्था का सैलाब दिख रहा है, वहां पर भक्तों का सैलाब दिख रहा है, तो वहां पानी डाल के जो भक्त हैं उनको थोड़ी राहत दी जा रही। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को पूरे विधि विधान के साथ उनके रथों पर विराजमान किया गया। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को उनके रथों तक पहुंचाने के अनुष्ठान को पहांडी अनुष्ठान कहा जाता है, जिसमें मंदिर के पुजारी पूरी श्रद्धा के साथ तीनों मूर्तियों को रथ तक लाते हैं। रथों पर विराजमान होने के बाद उन्हें भोग लगाया गया और रथ यात्रा की शुरुआत हुई। अच्छा, ये अपने आप में आप सोचिए कि कितने कमाल की बात है कि किसी मंदिर में भगवान जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो मंदिर के बाहर नहीं आते। अगर कभी यात्रा होती भी है भगवान की तो उनका एक प्रतिरूप जो है वो यात्रा करके वापस मंदिर में आ जाता है। मूल मूर्ति जो है वो मंदिर से बाहर नहीं आती। लेकिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, ये सिर्फ जगन्नाथपुरी में होता है, इस रथ यात्रा में होता है कि भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। ये अपने आप में अलौकिक है। कोविड का कालखंड चल रहा था, दुनिया थम गई थी, लेकिन यह रथ यात्रा नहीं रुकी थी, तब भी भगवान मंदिर से बाहर आए थे। यह है इस रथ यात्रा की खासियत। पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हर साल 3 भव्य और विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। ये रथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को समर्पित होते हैं। इन तीनों रथों के बारे में भी आपको बताता हूं। पहला रथ जो है वो भगवान जगन्नाथ का होता है, जिसे नंदी घोष रथ कहते हैं। यह रथ सबसे बड़ा होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसमें कुल 16 पहिए होते हैं और इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ की छत पर गरुड़ ध्वज और सुदर्शन चक्र का निशान होता है। दूसरा रथ भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ, यह रथ नंदी घोष रथ से छोटा होता है थोड़ा सा। इसकी ऊंचाई करीब 44 फीट होती है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसका रंग गहरा नीला और लाल होता है। इस रथ की ध्वजा पर ताल के पेड़ का चिन्ह होता है। तीसरा जो रथ होता है वो देवी सुभद्रा का होता है, जिसे दर्प दलन रथ कहते हैं। यह रथ तीनों रथों में सबसे छोटा होता है और इसकी ऊंचाई करीब 43 फीट होती है। 12 पहिए होते हैं। इसका रंग लाल और काला होता है। सुभद्रा जी का रथ सबसे बीच में चलता है और इस पर कमल का चिन्ह बना हुआ होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए कई महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रथ यात्रा कब शुरू हुई, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं, किसी को मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन रथ यात्रा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को स्थापित किया तो उस वक्त आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को भगवान जगन्नाथ के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी मान्यता है कि देवी सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। इसी की याद में पुरी में हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस रथ यात्रा का जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। तीसरी मान्यता के अनुसार एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां राधा रानी, गोपियों और वृंदावन के लोगों ने तीनों को रथ पर बैठाया और रथ से घोड़े हटाकर खुद अपने हाथों से खींचा। तभी से ये रथ यात्रा और उसे हाथों से खींचने की परंपरा शुरू हुई। एक चौथी मान्यता भी है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं उस वक्त समुद्र में तूफान आ गया और तीनों के अधजले पार्थिव शरीर बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथों में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया।
इसी घटना की स्मृति में आज भी रथ यात्रा की परंपरा को निभाया जाता है। चारण परंपरा की किताबों में इसका जिक्र किया गया है। यानी अलग अलग मान्यताएं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जिस तरह आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदियों से होता रहा है। पहली तस्वीर आप साल 1937 की देख रहे हैं। इस तस्वीर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भारी संख्या में जुटे हुए श्रद्धालु दिखते हैं। 1937 की तस्वीर दिखा रहा हूं। और दूसरी तस्वीर आज की रथ यात्रा की है, उसमें भी पुरी में ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाकुंभ चल रहा हो। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी आस्था के साथ निकलती है। इस यात्रा से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा से पहले पड़ने वाली स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 108 कलश पानी से स्नान कराया जाता है, जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ की तबीयत बिगड़ जाती है। देखिए, डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रहे हैं और वो 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। ये तो खैर AI इमेज है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान जगन्नाथ का इलाज चलता है। इलाज के बाद भगवान स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं और इसके अगले दिन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जा रहे हैं, तो मतलब आप समझिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। पीएम ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब बताया। एक बार इसको सुनिए कि पीएम ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि एक मुसलमान के लिए हर साल हर बार यह यात्रा क्यों रुकती है, उसकी कहानी क्या है। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत है। पुरी में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा हर बार मंदिर से चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर कुछ देर के लिए रुकती है और इसके पीछे का रहस्य भी आपको बताता हूं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर के पास बनी सालबेग की मजार के सामने कुछ देर के लिए रुकती है। सालबेग मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके पिता मुगल साम्राज्य के सूबेदार थे। सालबेग की पढ़ाई वृंदावन में हुई, लेकिन एक बार वो किसी काम से पुरी आए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा के बारे में जाना। उनके मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन जब सालबेग मंदिर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर रोक दिया गया कि भाई मुसलमान का अंदर क्या काम। इस बात से सालबेग को दुख हुआ, लेकिन भगवान जगन्नाथ को लेकर उनकी भक्ति और गहरी होती चली। वो भजन कीर्तन और भगवान जगन्नाथ का नाम जपने लगे। मान्यता है कि एक रात सालबेग को सपना आया जिसमें भगवान जगन्नाथ ने स्वयं प्रकट होते हुए सालबेग से कहा कि उसकी भक्ति से वो प्रसन्न है। भगवान जगन्नाथ ने सालबेग से यह भी कहा कि भले ही वो मंदिर में उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वो उन्हें दर्शन जरूर देंगे। तो सालबेग ने भगवान से पूछा कि कब दर्शन दीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि जब रथ यात्रा निकलेगी तो मेरा रथ तुम्हारे सामने आके रुकेगा और सब जान जाएंगे कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जब यात्रा का दिन आया तो जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ उस जगह पर पहुंचा जहां सालबेग ठहरे थे, रथ वहीं पर अटक गया। हजारों लोग मिलकर भी रथ का पहिया आगे नहीं बढ़ा सके। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की फूलों की माला सालबेग तक पहुंचाई गई। लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु सालबेग को दर्शन दे रहे हैं और तब जाकर रथ आगे बढ़ पाया। बाद में पुरी के राजा ने उस जगह पर एक मंदिर बनवाया जिसे लोग सालबेग की मजार भी कहते हैं। और आज भी रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ यहां पर जरूर रुकता है। यानी आप देखिए, भगवान के लिए सब बराबर हैं और अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से जुड़ी यह मान्यता बताती है कि भगवान की भक्ति के लिए न धर्म देखना जरूरी है और न जाति। जरूरत सिर्फ सच्चे मन और विश्वास की है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़े आस्था के सैलाब के बीच मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वजा की भी चर्चा हो रही है। हर रोज मंदिर का एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ध्वजा लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ता है, जो करीब 214 फीट ऊंची है। आजकल आप देखते हैं कि लोग जो है वो ऐसे रस्सी लगा के, सेफ्टी गियर लगा के चढ़ते हैं कहीं भी ऊपर।
भाई ये रोज रोज ये ध्वजा चेंज होती है, और जो व्यक्ति ऊपर 214 फीट चढ़ता है वो कोई रस्सी लगा के नहीं चढ़ता, लेकिन प्रभु की कृपा है कि कोई दिक्कत नहीं आती उसको। शिखर पर चढ़ने के बाद पुजारी हर रोज ध्वजा को बदलता है। इस पर लगे ध्वज को हर दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। जो लोग इस ध्वज को बदल रहे हैं वो पुरी के एक चोला परिवार से आते हैं और पिछले 800 साल से ध्वज बदलने का काम कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा की खासियत होती है कि यह हवा की उल्टी दिशा में लहराती है, कहा जाता है। यानी हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो झंडा पश्चिम की दिशा में लहराता है, ऐसी मान्यता है। मंदिर की ध्वजा को लेकर मान्यता है कि अगर किसी वजह से पुजारी एक दिन भी ध्वजा बदलने से चूक गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह ध्वजा न बदली गई हो। अब आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है। साइंस के हिसाब से तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। मान्यता है कि समंदर की तेज लहरों की आवाज से भगवान जगन्नाथ को नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। तब हनुमान जी ने समंदर से आग्रह किया कि लहरों की गति को कम कर दो, लेकिन समंदर ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने पवन देव से कहा कि आप अपनी स्पीड कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ तेज गति से उड़ना शुरू कर दिया। इससे समंदर से आ रही लहरों की आवाज बंद हो गई और ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगा। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग इस चमत्कार को देख चुके हैं, लेकिन यह कैसे हो रहा है इसका जवाब पौराणिक मान्यता के अलावा किसी के पास नहीं। सनातन धर्म में हर देवी देवता का अलग अलग स्वरूप भी। जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति से जुड़ी भी कई पौराणिक कथाएं। इस मूर्ति में भगवान जगन्नाथ की आंखें काफी बड़ी नजर आती हैं और मूर्ति में हाथ और पैर नहीं है। भगवान जगन्नाथ की आंखों के पीछे का रहस्य क्या है इसके बारे में भी बताता हूं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न के राज्य में गए तो उनका दिव्य रूप देखकर वहां के लोगों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उनकी भक्ति देख भगवान जगन्नाथ ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली। और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसको भी लेकर अलग अलग मान्यता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का काम विश्वकर्मा जी को दिया तो भगवान विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि जब तक वो मूर्ति बनाएंगे तब तक कमरे में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मूर्ति बनाने में काफी लंबा वक्त लगा तो राजा इंद्रद्युम्न कमरे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज सुनने लगे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें लगा कि मूर्ति बनाने का काम पूरा हो गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। इससे नाराज होकर विश्वकर्मा जी मूर्तियों को अधूरी छोड़कर चले गए। मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्ति अधूरी है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि जब मुगलों ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर हमला किया तो मंदिर की मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर लेकर छुपा दिया गया। वो जगह ओडिशा के कांकण सीखरी में, जो चिल्का झील के बीचों बीच मौजूद एक टापू है। इसलिए आज भी किंकण सीखरी में नाव पर भगवान जगन्नाथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा में शामिल होने दूर दूर से श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रशासन के मुताबिक आज 10 लाख से ज्यादा लोग पुरी पहुंचे थे। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, लेकिन कुछ श्रद्धालु भीषण गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया, जिसके लिए आरएसएस समेत कुछ संगठनों ने एम्बुलेंस के पहुंचने के लिए कॉरिडोर भी बनाया। पुरी में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा से पहले झाड़ू लगाने की परंपरा निभाई और उसके बाद खुद रथों को खींचा। अहमदाबाद में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा शुरू होने के पहले मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आरती भी उतारी है। तस्वीरें देखिए। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बने दीघा जगन्नाथ धाम में इस बार पहली रथ यात्रा निकली है। सीएम ममता बनर्जी भी इस रथ यात्रा में शामिल हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत से पहले उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रथ यात्रा में शामिल 17 हाथियों में एक हाथी बेकाबू हो गया और उसने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने तुरंत हाथी को काबू में कर लिया और उसके बाद धूमधाम से रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। लेकिन आप सोचिए, प्रभु की कृपा ही है कि बड़ा हादसा टल गया। इतने लाखों लोग हैं और उस बीच हाथी बेकाबू हो जाए तो सोचिए क्या से क्या हो सकता है। तस्वीरें दिखाइए जरा कि किस तरह से वहां पर भीड़ है और अचानक से हाथी देखिए दौड़ा चला रहा है।
जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि मंदिर के शिखर पर किसी भी पक्षी को बैठा हुआ आज तक नहीं देखा गया। आमतौर पर मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों के आसपास पक्षी तो बैठते ही हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी न गुजरता है न बैठता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। इसी मान्यता के तहत मंदिर को नो फ्लाई जोन में भी रखा गया है, यानी कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। इस मंदिर को लेकर दूसरा रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में प्रवेश करते हुए जब सिंह द्वार के पास खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। कोई वास्तु या शिल्पकारी से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं दिखता। लेकिन यह आस्था का सबसे बड़ा पर्व आप कह सकते हैं, जहां आप देखिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं और जिस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर, जिस तरह से लोग झूम रहे हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि अपने आप में अलौकिक है कि भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं, भक्तों के बीच जाते हैं, रथ यात्रा निकलती है। कोई भी उस रस्सी से को अगर छू लेता है, उतने भर में उसको लगता है कि भाई मैंने जो है वो पुण्य प्राप्त कर लिया। अच्छा, इसमें 22 सीढ़ियां हैं इस मंदिर में, और उसमें तीसरी सीढ़ी जो है वो यम की सीढ़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आए तो सारे पाप धुल गए, लेकिन अगर आपने तीसरी सीढ़ी पे पैर रख दिया तो आप जो है, आपके पाप तो धुल गए लेकिन आप जाएंगे यमलोक। तो इसलिए लोग तीसरी सीढ़ी पर जो है वो पैर नहीं रखते। तो कमाल की मान्यताएं हैं, गजब की भक्ति है और इस भक्ति की शक्ति है, और यही सनातन की ताकत है।